26 जून 2024 को एक खबर आई कि 2 दिन में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से 11,000 करोड़ रुपए कमा लिए। ये कमाई किसी टैक्स से नहीं हुई बल्कि एक ऑक्शन के जरिए हुई। एक ऐसी चीज का ऑक्शन जो दिखती भी नहीं, ना ही इसे सरकार ने बनाया ही था। बस कहने को ये कुछ तरंगे हैं और इन्हीं तरंगों के समूह को हम आप कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से सबसे पहले तो यूपीए सरकार के दौरान हुआ कथित 2G स्पेक्ट्रम घोटाला याद आता है। 2008 में यूपीए सरकार में टेलीकॉम मंत्री ए राजा ने पहले आओ पहले पाओ नीति के आधार पर यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया। 2010 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि इस नीति से सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद सीबीआई जांच हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सारे 122 लाइसेंसेस कर दिए रद्द। वैसे 2024 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर इस फैसले में परिवर्तन का भी अनुरोध किया। तब कहा कि कुछ परिस्थितियों में कुछ स्पेक्ट्रम की नीलामी वाला तरीका कारगर नहीं भी हो सकता है। खैर 2G से 3G फिर 4G और अब 5G तक बात आ गई है। सरकार ने पिछले दिनों 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की। 2 दिन में 11,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो गई। ये तो हो गई जानकारी वाली बात। अब आपके मन में शायद कुछ सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि ये स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है जिसे बेचकर सरकार हज़ारों करोड़ कमा रही है। ये 5G टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, 5G का स्पेक्ट्रम कितना होता है और 5G में मिलने वाली स्पीड इतनी तेज़ कैसे हो जाती है, और स्पेक्ट्रम खरीद कर रिलायंस एयरटेल ने क्या बड़ा प्लान बनाया है। आज के एपिसोड में जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाने वाली हमारी सीरीज आसान भाषा में। शुरुआत करते हैं टाइमलाइन से। 1980 का दशक खत्म हो रहा था और देश में एक नई टेक्नोलॉजी ने एंट्री की, 1G। हालांकि भारत में मोबाइल फ़ोन की जो औपचारिक एंट्री थी वो 1995 के आसपास हुई। इसके बाद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ। 1995 में पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि देश के एक कोने से दूसरे कोने में बात हो सकती थी और इसके लिए तार वाले टेलीफोन का तामझाम नहीं चाहिए था। यानी अब तार की जगह बेतार की बातचीत होने लगी। टेक्निकल भाषा में इसे 1G या फर्स्ट जनरेशन कहा गया। समय के साथ टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, लोगों के साथ ये टेक्नोलॉजी की भी नई जनरेशन आ गई। ये थी 2G। अब कॉल के साथ इंटरनेट भी चलने लगा। बटन वाले फ़ोन में इंटरनेट की स्पीड आज जैसी तो नहीं थी, लेकिन फेसबुक और गूगल तब भी चलता था उसमें। और फिर वही कहानी कि बटन वाले फ़ोन की जगह स्मार्टफोन आया और 2008 में भारत सरकार की कंपनी MTNL ने 3G को भी लॉन्च किया। अब इंटरनेट की स्पीड और तेज़ हुई और वो दौर आया जब मोबाइल फ़ोन में गाने भरवाने के लिए किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ता था। स्पीड इतनी तेज़ हो गई कि लोगों ने खुद ही गाने डाउनलोड करने शुरू किए। वीडियो कॉल की फैसिलिटी आ गई। लोगों ने YouTube जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी शुरू किया। इसके बाद आया 4G। 4G से जो आए बदलाव हैं उन सब को आपने खूब अच्छे से देखा है, भोगा है, उनका फ़ायदा लिया। कैसे वीडियो कॉल करना, बिना बफरिंग के वीडियोस देखना, तेज़ स्पीड में मूवी और बड़ी बड़ी फाइल्स को डाउनलोड करना आसान होता गया, हम जानते हैं। और फिर 5G आया, 4G का अगला जनरेशन। इसने तो इंटरनेट की स्पीड को 4G के मुकाबले पूरे 100 गुना बढ़ाया। अब बात वीडियो डाउनलोड और अपलोड की नहीं होती बल्कि इंटरनेट के ज़रिए इंसान के ऑपरेशन की होती, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये संभव है कि रोबोट के ज़रिए किसी की सर्जरी हो जाए। एक रोबोट ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट की सर्जरी करेगा, लेकिन इस रोबोट को हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा एक डॉक्टर ऑपरेट कर सकता है। डॉक्टर के दिए गए इनपुट को बिना डिले रोबोट फॉलो कर पाए, इसके लिए इंटरनेट की स्पीड बहुत तगड़ी होनी चाहिए और ये पॉसिबल हुआ है 5G की मदद से। इसके साथ वर्चुअल रियलिटी में 5G का भरपूर इस्तेमाल होता है। आपने देखा ही होगा कि लोग आंखों के ऊपर वो VR गॉगल्स लगाते हैं और कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं। लेकिन 5G में ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्पीड इतनी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है स्पीड? इसके लिए आपको 5G के काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा। सीन ऐसा है कि 1G से लेकर 5G तक सारी टेक्नोलॉजीज रेडियो वेव्स या तरंगों पर ही काम करती हैं। तरंग क्या है, आप पहले इसी को समझिए। जो कंकड़ मारने से पानी में हलचल मचाती है, शास्त्रों में उसे ही तरंग या वेव कहा गया है। ये तरंग पत्थर मारने वाले स्थान पर काफ़ी घनी होती है, वहीं जितनी ये इम्पैक्ट वाली जगह से दूर होती जाएंगी, इनका जो घनत्व है, घनापन है इनका, वो कम होता जाएगा और अंत में ये हो जाएंगी समाप्त, विलीन।
इस घनेपन को ही आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं और दो भारों या शिखरों के बीच की दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ। अब आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि भाई मैं तो उसके घर फ्रीक्वेंटली जाते रहता हूं। बस वैसे ही फ्रीक्वेंसी को नापने की यूनिट को कहते हैं हर्ट्ज। एक हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में एक वेव साइकिल पूरी हो जाए, उसे हम एक हर्ट्ज कहते हैं। इसी तरह 2 हर्ट्ज का मतलब हुआ एक सेकंड में 2 वेव साइकिल निकल गई। ये थी मैकेनिकल वेव्स जिनके लिए पानी या किसी और मटेरियल की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक वेव ऐसी भी होती है जिसके लिए पानी तो क्या किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये कुछ भी नहीं या वैक्यूम की जो गति होती है उसमें भी काम कर सकती हैं, और ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कह लीजिए, हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं क्योंकि इन तरंगों में विद्युत और चुंबकीय दोनों तरह के गुण होते हैं। इन तरंगों में भी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को आप मैकेनिकल वेव से रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी एनर्जी बढ़ती गई। हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रेडिएशन से घिरे हुए हैं, यहाँ भी हैं स्टूडियो में, आप फोन पे देख रहे हैं, आपके आसपास भी हैं, लेकिन इनका बहुत छोटा हिस्सा आप महसूस कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। सूरज की रोशनी भी जो आप तक आती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। अवन में आप खाना गर्म करते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें इस्तेमाल होती हैं। एक्सरे आप करवाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी भी फ्रीक्वेंसी की हो सकती है और वो मापा जाएगा हर्ट्ज में, हो सकता है या किलो हर्ट्ज में होगा, ज़्यादा होगा तो मेगा हर्ट्ज और फिर उसके ऊपर गीगा हर्ट्ज में। किलो, मेगा, गीगा ये सब यूनिट प्रीफिक्स कहलाते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हम एक सांस में बोल पाए इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये बताते हैं कि किसी नंबर के आगे कितने शून्य लगे हैं, जैसे कि 1 किलो हर्ट्ज हुआ 1000 हर्ट्ज, 1 के आगे 3 0। 1 मेगा हर्ट्ज हुआ 1 के आगे 6 0 हर्ट्ज 10 लाख। 1 गीगा हर्ट्ज हुआ 1 के आगे 9 0 उतने हर्ट्ज। इसी तरह ये इससे बड़े होते जाते हैं, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा। तो वैज्ञानिकों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगों को अलग अलग ग्रुप्स में इसी तरह बांटा। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, सारी तरंगों के समूह को। स्पेक्ट्रम यानी फ्रीक्वेंसी की पूरी रेंज। एक तरह की आप इसको वर्णमाला ही समझिए, ABCD जैसे होती है वैसे वेव्स का ये वर्णमाला है स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 1 हर्ट्ज से 10⁻25 यानी 1 से लेके 25 जीरो आप लगा दें, इतनी हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को कवर हम कर सकते हैं। सबसे कम एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव वाला स्पेक्ट्रम आता है। फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेव्स इंफ्रारेड होती हैं, हमें दिखने वाले रंग आते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम आता है, एक्सरे आती हैं, गामा रे आती हैं और फिर बढ़ती बदलती चली जाती हैं। इसी स्पेक्ट्रम में हमारी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी 405 से 790 टेराहर्ट्ज के बीच है। टेराहर्ट्ज यानी 1 के आगे कितने 12 जीरो। इससे बहुत ही कम फ्रीक्वेंसीज पर यानी 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडियो वेव्स कहलाती हैं। गीगाहर्ट्ज यानी 1 के आगे 9 जीरो। और हमारा पूरा टेलीकम्युनिकेशन इन्हीं रेडियो वेव्स के सहारे चलता है। आप फ़ोन पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस तक जो नेटवर्क आ रहा है वो इसी से आ रहा है। क्योंकि रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम भी बहुत बड़ा है इसलिए इसे भी कई हिस्सों में हमने बांटा है। लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हम समझते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं और फिर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स भी होती हैं। और इसी रेडियो वेव की 30 हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम में से एक हिस्से का ऑक्शन हुआ है ताकि ये तय हो पाए कि इतने हर्ट्ज से लेकर इतने हर्ट्ज तक एक कंपनी अपना काम करेगी, उसके बाद दूसरी। अब सीन ये है कि देश के अंदर जो सारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं उसका मालिकाना हक भारत सरकार के पास है क्योंकि वो कस्टोडियन है। जब किसी टेलीकॉम कंपनी को देश के अंदर किसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स का इस्तेमाल करना होता है तो भारत सरकार से इसके राइट्स खरीदने पड़ते हैं, उसी के लिए ऑक्शन होता है। कुछ स्पेक्ट्रम वैसे सरकार अपने पास भी रखती है जिसका इस्तेमाल फौज करती है, पुलिस जैसी एजेंसीज करती हैं। बाकी फ्रीक्वेंसी को सरकार समय समय पर खुले बाजार में बेचती है और खुले बाजार में बेचने के लिए ऑक्शन करवाया जाता है। इसका पूरा हिसाब किताब समझेंगे, लेकिन पहले आपको 5G टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है वो बताते हैं।
5G नेटवर्क के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, जो कि पहले यानी कि 4G 3G में नहीं होता था। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स से डेटा जो उसका ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड बहुत बढ़ सकती है। इसका अंदाज़ा तो ऑब्वियस है कि क्योंकि जनरेशन आगे जा रही है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ एक दिक्कत भी है, और वो दिक्कत ये है कि ये वेव्स बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। इन्हें बिल्डिंग और रास्ते में दूसरी रुकावटें पार करने में बहुत दिक्कत होती है। पहाड़ आगे रुक जाएगी, कई बार बरसात टाइप की चीज़ें भी इन्हें आगे जाने से रोक सकती हैं। वैज्ञानिकों ने इसका भी हल निकाला। इसके लिए स्मॉल सेल्स का इस्तेमाल किया गया। ये क्या है, अब ये जानिए। अब आप जानते ही हैं कि सेलफोन को सेलफोन कहते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके टावर इस तरह से लगे होते हैं कि नेटवर्क का एक सेल बने, ठीक मधुमक्खी के छत्ते के आकार का, छोटे छोटे सेल्स। ये हमारे फ़ोन में नेटवर्क हमारे आसपास लगे सेल टावर्स से आता है। अब चूंकि 5G की मिलीमीटर वेव्स बहुत दूर तक नहीं जा पाती, इसलिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल टावर्स लगाने पड़ेंगे ताकि पूरे गांव या पूरे शहर के नेटवर्क में दिक्कत नहीं आए, वरना कहीं पकड़ेगा कहीं नहीं पकड़ेगा। अब टावर इनके लिए सही शब्द नहीं होगा, क्योंकि 5G के लिए सिर्फ छोटे छोटे बेस स्टेशन लगाने पड़ते हैं, तो हम इन्हें बेस स्टेशन से कहेंगे। ये टावर स्टेशंस के आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब ये जो बेस स्टेशंस होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं, और इन्हें किसी भी बिल्डिंग के ऊपर या बिजली के पोल पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बगल में चल रही तस्वीरों में आप इन स्टेशंस की कुछ तस्वीरों को देख भी रहे हैं, लेकिन इनमें भी एक दिक्कत है कि स्मॉल सेल भी सभी लोगों तक इस फैसिलिटी को पहुंचाने में असमर्थ हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इन बेस स्टेशंस की क्वालिटी में फिर इजाफा करना पड़ेगा, और इसके लिए इसमें मैसिव मीमो का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है ये? मीमो का फुल फॉर्म हुआ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये एक मेथड है जिससे रेडियो एंटीना से एक साथ कई सिग्नल्स को मैनेज आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 4G में पहले से ही किया जाता रहा है, लेकिन 4G के सेल टावर में सिर्फ 1 दर्जन के बराबर एंटीना के पोर्ट्स होते हैं, जबकि 5G के टावर में या बेस स्टेशन जिसको हम कह रहे हैं 100 के करीब एंटीना पोर्ट्स होंगे। इसका मतलब ये कि बेस स्टेशन या टावर एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों से सिग्नल ले सकता है और उनको सिग्नल पहुंचा सकता है। इसी के लिए ये टेक्नोलॉजी विकसित भी की गई, जिसका नाम है मैसिव मीमो। यानी 4G में इस्तेमाल होने वाले मीमो का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, लेकिन एक दिक्कत और भी है। ज़्यादा एंटीना पोर्ट्स का मतलब हुआ कि सिग्नल वेव्स एक दूसरे को कर सकती हैं डिस्टर्ब। इसे इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी दो वेव्स एक दूसरे से लड़ जाएं और एक दूसरे के रास्ते में रुकावट पैदा करें। हम बोलते भी हैं कि घर में बर्तन होंगे तो आवाज़ आएगी, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे आप वेव्स यूज़ कर रहे हैं तो इंटरफेयर कर सकती हैं। एग्जाम्पल, अब पानी में कंकड़ डालने वाला एक्सपेरिमेंट आप याद कीजिए। उस दौरान जो तरंग बनती है वो हर दिशा में बराबर जाती है, सुंदर सी। लेकिन अगर आप पानी में 2 कंकड़ मार दें तो तरंगों के 2 सेट बनेंगे जो आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, कैंसिल भी कर सकते हैं। रेडियो एंटीना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं उनके साथ भी लगभग कुछ इसी तरह का होता है। फर्क इतना है कि तालाब में कंकड़ों को मारने से जो सुंदर पैटर्न पैदा होते हैं, अगर वैसा रेडियो वेव के साथ आप करोगे तो सब गुड़ गोबर हो सकता है, काम खराब होगा। मैसिव मीमो के साथ भी यही दिक्कत थी कि उसमें बहुत सारे एंटीना हैं, इसलिए उसमें एक बड़ी चुनौती यह है कि उन सिग्नल्स को इंटरफेरेंस से बचाया कैसे जाए। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बीम फॉर्मिंग का। बीम फॉर्मिंग 5G सिग्नल्स के लिए एक ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम के जैसा है, जो सिग्नल्स को सही रास्ता बना, ऐसी लेन्स आप बना दोगे कि इस पाथ से सिग्नल को ट्रैवल करना है। बीम फॉर्मिंग का एक और फायदा यह है कि इससे मिलीमीटर वेव के कमजोर पड़ने का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। इस तरह आप बीम फॉर्मिंग को 5G सिग्नल्स के लिए वही करते हुए देखेंगे जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की किरणों के साथ करता है, सूरज की इमेज बना देता है वो पेज के ऊपर, तो उसी तरह आप फोकस कर रहे हो। अब ये एक जटिल टेक्नोलॉजी है जो सिग्नल को सही दिशा में फोकस करेगी। ये सब सेट होने के बाद आसानी से बेस स्टेशन से मोबाइल तक सिग्नल आ सकते हैं। सब कुछ बिना रुकावट के हो सकता है, इसलिए 5G अपनी स्पीड को भी अचीव कर पाता है। ये वही वर्किंग की बात अब समझते हैं, ऑक्शन यानी नीलामी का हिसाब किताब, हथौड़ा पीटने वाला सिस्टम। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम 30 हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक का होता है, लेकिन ये पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसके पीछे एक वजह है। असल में 5G को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए। ये रेंज 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। इसके लिए हिंदुस्तान में मुख्यतः 8 बैंड्स हैं और इन्हीं बैंड्स में ऑक्शन होता है। कौन कौन से बैंड्स हैं?
एक 700 मेगाहर्ट्ज का है, 800 मेगाहर्ट्ज का है, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज और 3300 मेगाहर्ट्ज और फिर इसके बाद 26 गीगाहर्ट्ज का भी बैंड है। अब कंपनी अपने उपभोक्ताओं की ज़रूरत के हिसाब से बैंड्स की फ्रीक्वेंसी खरीदती हैं, यानी कुछ बैंड्स में फ्रीक्वेंसी के राइट्स ले लेंगी। अलग अलग बैंड्स क्यों? असल में हर बैंड की फ्रीक्वेंसी अलग है, यानी स्पीड में फ़र्क आएगा। अब मोबाइल फ़ोन्स के लिए अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जितना डेटा देना है उसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसलिए अलग अलग बैंड्स लेते हैं। इसके साथ ही कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखती है कि हम कितने पोर्ट्स, कितने एंटेनास, कितने बेस स्टेशंस लगा सकते हैं, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इन बैंड्स का इस्तेमाल तो आप कर नहीं पाओगे, कहीं तो स्टेशन लगाओगे। इसे उदाहरण के जरिए समझिए बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट द्वारा। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल ने 8 में से सिर्फ 5 बैंड्स में फ्रीक्वेंसी खरीदी। कौन कौन से? 900, 1800, 2300, 3300 और ये मेगाहर्ट्ज में और फिर 26 गीगाहर्ट्ज में। वहीं जियो, उसने सिर्फ 3 बैंड्स लिए, 700 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज। अब इसके लिए तो 2022 से अभी तक टेलीकॉम कंपनियों ने हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। इस बार के ऑक्शन में भी कुछ बैंड्स में फ्रीक्वेंसी खरीदी गई, जैसे जियो ने 420 करोड़ लगाकर बिहार में 1800 मेगाहर्ट्ज के बैंड का कुछ हिस्सा खरीदा, कुछ फ्रीक्वेंसी। 553 करोड़ रुपए लगाकर पश्चिम बंगाल में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड की कुछ फ्रीक्वेंसी खरीदी। इसके जरिए जियो ने एक नए बैंड में इन्वेस्ट किया, क्योंकि 2022 में जियो ने इस स्पेसिफिक बैंड में इन्वेस्ट नहीं किया था। एयरटेल ने 6856 करोड़ और वोडाफोन ने 3500 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदा है। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। अपने एक्सपर्ट से हमने जानना चाहा कि ऑक्शन में 96,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम्स ऑफर किए गए थे, लेकिन कंपनीज की तरफ से सिर्फ 11,340 करोड़ की ही बिडिंग हुई। एयरटेल ने कुल बिडिंग का 60% स्पेक्ट्रम खरीदा। दूसरे नंबर पर वोडाफोन ने 3,500 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदा। आने वाले समय में टेलीकॉम मार्केट में कैसा कंपटीशन हमको दिखेगा? नाउ अगर आपको आश्चर्य होगा, एक्चुअली ये 5G ऑप्शन तो 5G के हिसाब से किया गया था, पर 5G स्पेक्ट्रम में एक भी मेगाहर्ट्ज की बिडिंग हुई नहीं। इसीलिए जो है इसमें कलेक्शंस भी नहीं हुए। लोग सिर्फ 4G के लिए 4G स्पेक्ट्रम को बिड कर रहे थे। 5G जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी में है इंडिया के अंदर में। अगर आप देखें 5G जो है 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड एंड 26 गीगाहर्ट्ज बैंड है, जो कि बहुत ज्यादा ऊपर की फ्रीक्वेंसीज हैं। अब वो बैंड्स के अंदर में स्पेक्ट्रम तो बहुत है, राइट, कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, पर कवरेज नहीं है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि आपके मोबाइल हैंडसेट के ऊपर में 5G का आइकन तो जरूर दिखता है, पर आपको स्पीड नहीं मिलती, क्योंकि वो एक्चुअली 4G है। क्योंकि कुछ ऑपरेटर्स ने क्या किया है कि 5G एंड 4G को इंटीग्रेटेड तरीके से लॉन्च किया है। उन्होंने उसको सेपरेट नहीं किया है, दोनों सर्विसेज एक साथ लॉन्च किए हैं। और कुछ लोगों ने उसको सेपरेट किया हुआ है। जैसे ही वो इंटीग्रेटेड लॉन्च होते हैं सर्विसेज, तो होता क्या है कि जहां पे आइकन तो नजर आता है 5G का, पर आपको 5G मिलता नहीं है, 4G मिलता है। बिकॉज जो 5G के जो बैंड्स हैं वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में है, उसका पेनिट्रेशन इंडोर में नहीं होता है, घर के अंदर में, ऑफिस के अंदर में वो सिग्नल नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए जो है ऑपरेटर्स ने 5G बैंड्स नहीं बिड किए इस ऑप्शन के अंदर में, क्योंकि उनके पास बहुत स्पेक्ट्रम है 5G में और उनको और स्पेक्ट्रम नहीं चाहिए। और अगर आप एक और चीज आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, भाई 5G में तो नहीं बिड किया, पर लो फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे 800 मेगाहर्ट्ज है, उसमें तो बहुत सारा स्पेक्ट्रम था। अदरवाइज ये सारा टोटल मिलके 96,000 करोड़ कैसे बन गया? मतलब ये कोई वाजिब क्वेश्चन है ना कि भाई चलो ठीक है 5G में नहीं बिड किया, 4G में कर देते बिड। प्रॉब्लम क्या है कि उनको 4G की कैपेसिटी नहीं चाहिए अब, क्योंकि सारा का सारा कैपेसिटी अब 5G में माइग्रेट कर रहा है। उनको नहीं चाहिए 4G। जैसे 800 मेगाहर्ट्ज बैंड देखिए रिलायंस ने नहीं बिड किया, जबकि वो रिलायंस को बिड कर सकते थे। वो उनके पास ऑलरेडी 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है 800 में, उनको और भी स्पेक्ट्रम मिल सकता था 800 में, पर उन्होंने नहीं बिड किया, क्योंकि उनको 4G के लिए और स्पेक्ट्रम नहीं चाहिए, उनको कैपेसिटी नहीं चाहिए, उनको चाहिए 5G के लिए। रिलायंस के पास में 700 के अंदर में, जो कि इक्विवेलेंट बैंड है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लो फ्रीक्वेंसी जो है उसके जो है रीच ज्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की रीच कम होती है। और हर टेक्नोलॉजी के लिए हर तरह के बैंड की जरूरत होती है। जैसे आप हाईवे में जाते हैं, आपको हाईवे का मेन हाईवे भी चाहिए होता है, आपको जो है बाहर निकलने के लिए आपको जो है वो भी चाहिए रहता है, मतलब रोड्स भी चाहिए रहते हैं, छोटे रोड्स भी चाहिए रहते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ हाईवे में ट्रेवल करेंगे तो आप पहुंच नहीं पाएंगे आपके घर पे। घर पे पहुंचने के लिए आपको सब कुछ यूज करना पड़ेगा ना, तरह तरह के जो है रोड जो कि अवेलेबल है वो यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से आपको 5G के लिए हाई फ्रीक्वेंसी भी यूज करना पड़ेगा, मिड फ्रीक्वेंसी भी यूज करना पड़ेगा और लो फ्रीक्वेंसी भी यूज करना पड़ेगा।
अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर में 5G के लो फ्रीक्वेंसी की जो बहुतायत है वो नहीं है ही नहीं। 5G लो फ्रीक्वेंसी में सिर्फ रिलायंस के अलावा भारती के पास में 5G लो फ्रीक्वेंसी में नहीं है। अब भारती ने क्या किया है, क्योंकि वो 900 मेगाहर्ट्ज भी लो फ्रीक्वेंसी है, उसमें वो 4G कर रहे हैं, इसीलिए इन ऑर्डर फॉर देम टू गेट एम्पावर्ड टू लॉन्च 5G इन लो फ्रीक्वेंसी, उन्होंने 900 की जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा एनहांस किया है। इसलिए इस ऑक्शन के अंदर में अगर आप देखें 5G भारती का जो आउटफ्लो है वो बाकी ऑपरेटर से ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने 900 मेगाहर्ट्ज में बिड किया है, वो महंगा बैंड है, इसलिए वहां पे उन्होंने बिड किया है। उस चक्कर में उनका जो आउटपुट है वो बढ़ गया है, मतलब आउटफ्लो बढ़ गया है। तो ये था स्पेक्ट्रम आवंटन का सारा गणित। आपके लिए इस एपिसोड को आकाश ने लिखा और विजय ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।